डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बिजनेस फोरकास्टिंग के मेथड्स के बारे में बताऊंगी कि व्यावसायिक पूर्वानुमान की कौन कौन सी विधियां होती हैं जिनके द्वारा कि कोई भी व्यवसायी पूर्वानुमान लगा सकता है। सबसे पहली है ऐतिहासिक तकनीक। पूर्वानुमान की यह विधि अत्यंत प्रचलित और प्राचीन है। ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत वर्तमान समस्याओं को समझने तथा भावी प्रवृत्तियों में पूर्वानुमान के लिए भूतकालीन घटनाओं के विश्लेषण व निर्वचन पर निर्भर किया जा सकता है। इस प्रणाली के अंतर्गत पूर्व उत्पादन, पूर्व मांग, पूर्व मूल्य स्तर आदि के आंकड़ों को एकत्रित कर व सारणीकरण किया जाता है। इस पद्धति के निम्नलिखित प्रमुख लाभ हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत गत वर्ष के लेखों का पूर्ण रूपेण प्रयोग हो जाता है। गत लेख आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और वर्तमान पर भी विचार किया जाता है। गत लेखों के आधार पर कभी कभी प्रवृत्ति का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। औसत आकार की संस्थाओं के लिए अनुसंधान या पूर्वानुमान की इस महंगी प्रणाली का प्रयोग करना सदैव संभव नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि ऐतिहासिक तकनीक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो भूतकालीन स्थितियां रही हैं, मांग क्या रही है, उत्पादन क्या किया गया है, मूल्य स्तर क्या रहा है, उनको एक आंकड़ों को एकत्रित किया जाए और उसके आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाए। इसके बाद आती है निगमन तकनीक। पूर्वानुमान की निगमन प्रणाली के अंतर्गत यह माना जाता है कि भूतकाल की कठिनाई या भविष्य के बारे में पूर्ण रूप से निर्धारण नहीं की जा सकती, क्योंकि वातावरण परिवर्तनशील है और व्यापार, अधिकारी, आर्थिक परिस्थितियों तथा अन्य कारकों में परिवर्तन हो जाने से इसकी कुछ बातें महत्वहीन हो जाती हैं और कुछ महत्वपूर्ण बन जाती हैं। यह विधि भूतकाल के तथ्यों को नहीं बल्कि वर्तमान के तथ्यों को महत्व देती है। इसके अंतर्गत वर्तमान अवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है तथा देखा जाता है कि भविष्य में किस सीमा तक क्रियान्वित होंगे। अब आप इसमें समझिए कि निगमन तकनीक के अंतर्गत ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वातावरण के में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके आधार पर, आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर ही कोई अधिकारी भविष्य के लिए अनुमान लगाता है। इसके अंतर्गत वर्तमान अवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है तथा देखा जाता है कि वे भविष्य में किस सीमा तक क्रियान्वित होंगे। इस आधार पर भविष्य का पूर्वानुमान किया जाता है। इस विधि की यह विशेषता है कि यह वर्तमान पर अधिक बल देती है, जबकि इसमें एक बहुत बड़ा यह दोष है कि व्यक्तिगत समझ पर आधारित है और इसके भूतकाल के लेखों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद तीसरी विधि आती है संयुक्त परामर्श पद्धति। ये पद्धति भी अत्यंत सरल, स्पष्ट एवं प्राचीन है। इसको सरल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें गणितीय और सांख्यिकी की जटिल विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रणाली के अंतर्गत संस्था के सभी उच्च प्रबंधक संयुक्त रूप से विचार विमर्श द्वारा पूर्वानुमान करते हैं। यहाँ जो निर्णय लिया जाता है वह मुख्य प्रबंधक के द्वारा लिया जाता है, लेकिन यह निर्णय अन्य प्रबंधकों द्वारा दिए गए विचारों से अवश्य प्रभावित होते हैं। लेकिन इस पद्धति में भी कुछ दोष है। एक दोष तो यह है कि यह पद्धति विचारों पर आधारित है तथा तथ्यों पर कम आधारित है। इसके अतिरिक्त इसमें उत्तरदायित्व का निर्णय लेना अत्यधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि जब परिणाम उसके अनुसार नहीं आता तो मुख्य अधिकारी यह कहता है कि अन्य अधिकारियों के परामर्श ठीक नहीं दिए गए थे। अन्य अधिकारी यह कहते हैं कि निर्णय मुख्य अधिकारी द्वारा लिया गया था, अतः किसी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता
और ना ही उसे दंडित किया जा सकता है। अब आप इस विधि में समझ गए होंगे कि इस विधि के अंतर्गत केवल परामर्श द्वारा ही निर्णय लेते हैं तो संयुक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हम किसी एक को दंडित नहीं कर सकते। चौथी विधि है सांख्यिकी तकनीक। सांख्यिकी तकनीक का आशय उस तकनीक से है जिसमें भूतकाल तथा वर्तमान काल संबंधी विस्तारक तत्व एकत्रित किए जाते हैं और फिर सांख्यिकी विधियों के आधार पर इन तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करने के बाद विभिन्न तकनीकी का प्रयोग करके हम पूर्वानुमान लगाते हैं। पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रवृत्तियों का विश्लेषण। इस विधि के अंतर्गत पूर्वानुमान लगाने के लिए भूतकाल के बारे में एकत्रित की गई सूचनाओं का समय श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर ग्राफ और सांख्यिकी सूत्र की सहायता से उन तथ्यों को की भविष्य में की प्रगति की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रगति की दिशा ज्ञात करने के लिए असाधारण परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। मूल्यों या विक्रय की भूतकाल के आंकड़ों की सहायता से पहचाना जा सकता है तथा मूल्य या बिक्री बढ़ जा रही है, यदि बढ़ रही है तो वृद्धि दर क्या होगी। अब आप समझिए कि सांख्यिकी तकनीक के अंतर्गत जो हमारे पास डेटा उपलब्ध है उसके आधार पर उन आंकड़ों को एकत्रित करके उसका विश्लेषण किया जाता है, और जो प्रवृत्ति ट्रेंड है, ट्रेंड एनालिसिस के अंतर्गत हम ये ध्यान रखते हैं कि भूतकाल में जो हमारे पास आंकड़े एकत्रित हैं, वार्षिक बिक्री कितनी है, इस मान लीजिए 10 वर्ष की बिक्री हमें पता चले कि 2011 से लेके 2020 तक की बिक्री क्या रही है, उसके आधार पर हम ट्रेंड पता कर सकते हैं कि बिक्री बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। तो इसके आधार पर हम इसे गणना करते हैं। सहसंबंध विश्लेषण। इस विधि में सांख्यिकी विश्लेषण की महत्वपूर्ण विधि है जिसका परिणाम अत्यधिक लोकप्रिय तथा सही माना जाता है। इस विधि के अंतर्गत प्रबंधक सर्वप्रथम कंपनी की बिक्री का किसी राष्ट्रीय तथ्य से सहसंबंध ज्ञात करते हैं और इस सहसंबंध की सहायता से कंपनी की विक्रय का पूर्वानुमान हो सकता है। मतलब वो कोरिलेट करते हैं कि उस समय क्या परिस्थितियां थी और आगे हम क्या उसमें विक्रय पर पूर्वानुमान की को ज्ञात करने में सहायता मिलती है। अर्थमितीय व गणितीय सूत्र विधि। इसके अंतर्गत भूतकाल के तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करके गणितीय व गणितीय सूत्र को विकसित किया जाता है जिससे कंपनी की बिक्री कई तथ्यों को प्रभावित करती है और तथा यदि उन तथ्यों के संबंध को एक सूत्र में परिवर्तन कर दिया जाए तब सूत्र का प्रयोग पूर्वानुमान के लिए हो सकता है। सांख्यिकी विधियों के अनेक लाभ होते हैं। इन विधियों को निकलने वाले निष्कर्ष अधिक सत्य होते हैं क्योंकि ये आंकड़ों के आधार पर हैं। भूतकाल में क्या आंकड़े रहे उनके आधार पर आप पूर्वानुमान कर रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा सही और उपयुक्त होते हैं। ये विधियाँ तथ्यों के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित होती हैं। इनमें अटकलबाजी की संभावना कम होती है क्योंकि जब आप तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो अटकलबाजी नहीं हो सकती कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सांख्यिकी विधियों की हानि। इन विधियों का प्रशासन के लिए प्रक्षेपित या अनुभवी सांख्यिकी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जिन पर लागत बहुत अधिक आती है। जब तक कि आपके पास एनालिटिकल एनालिस्ट नहीं है तब तक आप इन विधियों के द्वारा आगे का पूर्वानुमान सही प्रकार से नहीं लगा सकते। और इसके साथ ही साथ आपके पास सही आंकड़े होने चाहिए। यदि आपके पास आंकड़े सही नहीं हैं तो पूर्वानुमान भी गलत लगेगा। दूसरा है ये विधियां वही प्रयोग हो सकती हैं जहां उद्योग के तथ्यों को मापा जा सकता है, जहां पर आंकड़े उपलब्ध हैं, जहां पर उद्योगों में सारे तथ्यों को मापने की सुविधा है, वहीं पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है प्रबंधक इस विधि पर आवश्यकता से अधिक विश्वास कर अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे कई बार पूर्वानुमान में अत्यधिक गलती हो जाती है।
जब आंकड़े आ जाते हैं तो जो प्रबंधक होते हैं उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं, वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे कई बार बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और गलती होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। धन्यवाद।